तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस की जो इकोनॉमिक्स है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का स्केल यानी हमारी बिजनेस कितना बड़ा है या हम कितना बड़ा कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस कितना बड़ा कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, कौन फैक्टर्स हैं, ये इससे रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स मतलब कहीं ना कहीं से अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ सकता है, या डिस इकोनॉमिक्स या बिजनेस घट रहा है, हमारी इकोनॉमी घट रही है तो वो क्या क्या उसके रीज़न हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टू स्टडी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ फाइनेंस बिजनेस वर्किंग, यही होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, एक्सटर्नल मतलब एक बिजनेस के बाहर। तो इकोनॉमीज मतलब इकोनॉमिक मतलब अच्छा अच्छा है ना, बड़ा करना बिजनेस को। डिस इकोनॉमीज कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, छोटा हो रहा है बिजनेस हमारा। ये ऑब्जेक्टिव हमारे। टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, तो स्केल और स्कोप, देखो स्केल और स्कोप थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, इसमें एक छोटा सा फ़र्क है वो हम लोग समझेंगे। इन जनरल बच्चे है ना, स्केल कितना बड़ा स्केल है बिजनेस का, कितना बड़ा स्कोप है, ये एक समझ लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक स्केल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंटरनल इकोनॉमिक स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। In the large scale production, the cost of production should be low, which is called economics of scale। कि बिजनेस अगर प्रोडक्शन के टर्म में देखें कि जितना बड़ा हमारा प्रोडक्शन होगा, जितना बड़ा हमारा क्या होगा प्रोडक्शन होगा, उतना बड़ा बिजनेस होगा। ये चीज़ है, हाँ, और ये बात सच है। ये बात सच है कि हम अगर हाई लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग भी लो होगी, कॉस्टिंग लो होगी तो हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं और बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब एक्सपेंड करना बिज़नेस को। ठीक है ना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, बिज़नेस को एक्सपेंड करना। तब इसमें दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंटरनल में क्या है, देखो इंटरनल economies of scale are an increase in the scale or size of production or output of a firm. These are solely enjoyable by firm independently by making changes in the input factor of production or into its business। कि हमें स्केल बढ़ाना है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इंटरनल क्या रीज़न हो सकते हैं, इंटरनल ये रीज़न हो सकते हैं कि हम अपना इनपुट फैक्टर में ऐसे चेंजेस करें, ऐसे चेंजेस करें कि हमारा स्केल, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो स्केल का मतलब यहाँ पर फिलहाल आप प्रोडक्शन जैसा ही समझ लो। ठीक है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग या इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेके जा रहा ठीक है, तो क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चेंजेस कर सकते हैं, लेबर हम अच्छा लेकर आ जाए, है ना, स्किल लेबर लेकर आ जाए, फास्ट लेबर लेकर आ जाए, लेबर बढ़ा दें या अच्छा लेबर लेकर आ जाए, टेक्निकल बंदे लेकर आ जाए जिससे प्रोडक्शन तेज़ हो जाए। मशीनरीज में टेक्निकल इकोनॉमीज, है ना, देखो लेबर इकोनॉमिक्स मतलब लेबर को हम इस तरह चेंज करें। देखो कुल मिला के चैप्टर के निचोड़ क्या है मालूम है, चैप्टर का निचोड़ ये है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, स्केलिंग बढ़ानी है हमें। तो स्केल कैसे बढ़ाएंगे, लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमी मतलब अच्छा लेबर लेकर आ जाए, स्किल लेबर लेकर आ जाए, ज़्यादा महंगा ना हो लेबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें
लेबर इकोनॉमिक्स यानी ये इनपुट चेंज कर सकते हैं। और इनपुट में क्या चेंज कर सकते हैं? इनपुट में मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो भी स्टार्टअप है जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चेंजेस कर सकते हैं, हम मशीन या टेक्नोलॉजी बदल दें, चेंजेस कर दें उसमें, ऐसी मशीन लेकर आ जाए कि हाई प्रोडक्शन हो जाए, लो कॉस्टिंग में हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, क्वालिटी भी बढ़ जाए और कॉस्टिंग भी कम हो जाए। ओके सर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हाँ मैनेजमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, कि अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट हम रखें कि बिज़नेस को अच्छे से मैनेज करें, वेस्टेज ना जाए, टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, सारा काम टाइम पर हो, सारे ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट हो, प्रोडक्शन जल्दी हो, ठीक है। तो मैनेजरियल स्किल तो बहुत बड़ा एक पूरे पूरे एमबीए में हम लोग यही तो पढ़ते हैं पूरा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एमबीए में पढ़ते ही क्या है हम लोग, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, कि हमें क्या करना है, अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेना है, करना है ना, अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी हो, क्विक क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ के कहीं से फ़ौरन पैसा मिल जाए। तो फाइनेंशियल हमारा ये सब इनपुट ही तो है, प्रोडक्शन इन्हीं सब चीज़ों से प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, हाँ भाई प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कब करेंगे? जब हमारी सेल ज़्यादा होगी, मार्केटिंग अच्छी होगी, कम से कम रेट में मार्केटिंग हो, अच्छी मार्केटिंग हो, तो हम प्रोडक्शन भी अच्छा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, माल जब भेजेंगे या प्रोडक्शन करेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी या ट्रांसपोर्ट तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो यही सब रीज़न होते हैं बड़े स्केल के लिए। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट कंपनी होती है ना, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, इनके पास ये सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हैं, बेहतर से बेहतर होती हैं सारी चीज़ें इनके पास, ठीक है। तो ये तो बातें थी अच्छी अच्छी वाली, मतलब अच्छी वाली मतलब अच्छा प्रोडक्शन करना है, बड़ा बिजनेस करना है। अब आ गया डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि यार ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हम अच्छा स्केल नहीं कर पाएंगे, तो ये डिस इकोनॉमी हो जाएगा। डिस इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी मतलब अच्छा बिजनेस करना, डिस इकोनॉमी मतलब उसी का डिसएडवांटेज, एक उसी का अपोजिट, ठीक है ना, उसी का अपोजिट। तो इफ़ द फर्म इज अनेबल टू मैनेज द लेवल ऑफ आउटपुट और द scale of operation, this economic scale occurs if firm do not understand the importance of specialization of division of labor and specialization of division of management activity, the level of output और scale of production decrease, ठीक है। तो अच्छा मैनेजमेंट, वह उसी का अपोजिट लिखना है, अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अच्छे लेबर नहीं होंगे, तो अच्छा स्केल नहीं कर पाएंगे, बिजनेस हमारा धीरे धीरे बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, है ना, उसी का अपोजिट लिख देना है। तो ये सारे रीज़न थे इंटरनल की वजह से अच्छा प्रोडक्शन होना, अच्छा स्केल होना, या इंटरनल की वजह से इंटरनल फैक्टर जो मैंने बताया, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ठीक है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, ये अपने कंट्रोल में ना, ये अपने ही है, ये अपने कंट्रोल में। तो एक्सटर्नल फैक्टर भाई बाहर की चीज़ें भी आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आ गई, तुम कहाँ पर हो, कैसी लोकल मार्केट है, क्या कल्चर है, वो भी है। देखो लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जहाँ तुम्हारा बिजनेस है वहाँ अच्छे लेबर मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे, अब तुम डिपेंड हो गए बाहरी फैक्टर की तरफ कि अच्छा स्केल के लिए, है ना, वहाँ पर तुम्हें पावर और लाइट की फैसिलिटी बराबर मिल रही कि नहीं मिल रही है, तुम्हें वहाँ पर रोड अच्छे बने कि नहीं बने, कि तुम्हारा सामान आने जाने में दिक्कत ना हो, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। डिसइंटीग्रेशन इकोनॉमीज, डिसइंटीग्रेशन इकोनॉमी मतलब कि जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, अगर समझो किसी का मोबाइल का प्रोडक्शन है तो सारी चीज़ें खुद थोड़ी ना बनाता है ना, टच पैड कहीं से ले लेगा, सर्किट कहीं से ले लेगा, ओके, है ना, स्पीकर, माइक, कवर, ये सब अलग अलग से लेके असेंबल करवा लेते हैं, हमने हमने असेंबल कर लिया। या बहुत जगह ऐसा भी होता है, जैसे किसी का फैक्ट्री का वर्क है, सॉरी गारमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, अब वहाँ पे कटिंग वटिंग सब वहीं पर करवा रहा है, डिज़ाइनिंग, कटिंग सब कुछ वहीं पे, लेकिन सिलाई के लिए बाहर दे रहा है, बाहर कोई जॉब वर्क वाले हैं, है ना, प्रेस करने के लिए कपड़ों में कहीं और दे रहा है, अपनी जगह नहीं है। तो यानी कि वो पूरी उसे एक एक्सटर्नल फैक्टर मिले हुए हैं, एक्सटर्नल एक सेटिंग मिली हुई उसे, अगर वो अच्छी एक्सटर्नल सेटिंग है तो हमारा स्केल भी अच्छा होगा। तो ये हमारे इंटरनल पर डिपेंड नहीं, ये एक्सटर्नल रीज़न है। हम लोग दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, कि इंटरनल की वजह से जो अभी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल की वजह से। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बाई प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारे पढ़ने से मैंने बता दिया, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी है हमारे पास बाहरी तौर पे, भाई आगे चल के क्या डिमांड होने वाली है, आगे कौन सा माल महंगा या सस्ता होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। बाई प्रोडक्ट कि द मैन्युफैक्चर बाई प्रोडक्ट लार्ज स्केल फर्म मेक यूज़ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बहुत यूज़ होता है, कि कैसे हम लोग जो ना बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है सस्ता माल हमें कहाँ मिल जाएगा,
एक्सटर्नल की बातें हो रही ना, तो सस्ता माल कहीं से मिल गया, कुछ कभी कभी होता है लॉट में मिल जाती हैं चीज़ें, जैसे शूज़ का काम है, लेदर के चप्पलों का काम है, पता चला कहीं पर लॉट में लेदर है, चमड़ा है ना, लेदर है, तो लॉट में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो ये सब एक्सटर्नल चीज़ें होती है, उसको हम लोग उठा लेते हैं और सस्ते सस्ता प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें होती रहती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब ये जो इकोनॉमी स्केल, अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिली हमें, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिली, तो वो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब है देखो इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, तो स्केल की बातें कर ली हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल उसके रीज़न थे। अब हम बात करेंगे स्कोप। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप मीन्स ए सिचुएशन वेयर इन द लॉन्ग रन ए फर्म ट्राइज टू रिड्यूस एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो स्कोप में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे लॉन्ग रन में देखो, वहाँ पर तो डेली बातें थी, ठीक है ना, छोटे छोटे में। यहाँ पे लॉन्ग रन में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए, गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाए, कुछ ऐसे हमें डिसीजन लेने हैं। ठीक है ना, so by producing large varieties of output, in other words economies of means a firm produce multiple products instead of producing one single product to increase its scope of output। देखो अब लॉन्ग में देखो, छोटे में तो क्या किया भाई, हमने एक वैरायटी का कोई एक मॉडल निकाला, प्रोडक्शन करके छोड़ दिया। लेकिन जब स्कोप की बात करेंगे तो एक मॉडल कब तक चलेगा, है ना, तुम्हें अपना अपडेट करना पड़ेगा ना बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं तुम्हें वैरायटीज़ लानी पड़ेंगी, और उन वैरायटीज़ में भी कॉस्टिंग कम से कम में चीज़ें पूरी करनी होंगी, कि कम से कम कॉस्टिंग में उन वैरायटीज़ को हम प्रोड्यूस कर पाएँ, और जिससे कि हम सर्वाइवल एज वेल एज एक्सपेंशन बिजनेस का कर सके। वैरायटीज़ अगर लॉन्ग रन में करना है, जैसे देखो बड़ी बड़ी कंपनी रिलायंस, सैमसंग, देखो अपने मोबाइल में या अपने मोबाइल के अलावा भी दूसरे भी इलेक्ट्रिक आइटम, देखो आइटम भी बढ़ाते चले गए, क्योंकि वैरायटीज़ बढ़ानी थी। लॉन्ग उन्हें बड़ा स्कोप देखना था कि यार वॉशिंग मशीन भी करेंगे, टीवी भी करेंगे, है ना, सारी चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ होती है स्कोप। ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कि एक चलो नई इंडस्ट्री डालनी है, अभी हमने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी, चलो हम टीवी की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें डालना पड़ेगा। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो होता है हमारा स्कोप। क्या होता है, स्कोप होता है हमारा। ठीक है, तो ये सारे पढ़ने ईजी है सारे पॉइंट। इकोनॉमिक स्कोप और स्केल में ये फ़र्क है, स्कोप एक बहुत बड़े टर्म में होता है। ठीक, क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में आता है। एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये मेनली आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गुड्स का कॉस्ट कैसे कम करें, गुड्स का कॉस्ट कैसे कम करें, मेनली ये आपको इसमें आएगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव यही है, टू स्टडी वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। देखो शॉर्ट रन की कहानी अलग होती है, शॉर्ट में तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट लेबर चेंज कर दोगे, लेबर बढ़ा दोगे, यही कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। लेकिन हम लॉन्ग रन की बात आएगी, तुम्हें बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, बड़ी जगह चाहिए होगी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस वो एक कर्व होता है, वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, ना इससे ज़्यादा करें ना इससे कम। अगर उस जैसे कि हमें कपड़ों का बिजनेस है, जीन्स पैंट का, तो अगर हमें ब्रेक इवन यानी कि जो भी अपने जो जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिस तरह से मशीनें, लेबर है, इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ हमें पता चल गया डेली का 500 शर्ट का प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, ये हमारी स्केल के लिए ठीक रहेगा। अगर इससे कम करेंगे तो थोड़ी कॉस्टिंग महंगी पड़ जाए, क्योंकि फैक्ट्री का किराया भी है, और भी लेबर भी कहीं फ्री ना हो जाए, लेबर भी हमें देखना है कि हमारे इतने लेबर है तो उतना उनको उतना काम दे, कम से कम 500 जीन्स प्रोड्यूस करवाएं हम, कि लेबर फ्री ना रहे, लेबर को यूटिलाइज़ करें, है ना, मशीन को यूटिलाइज़ करें, टाइम को यूटिलाइज़ करें। लेकिन उससे ज़्यादा में ज़बरदस्ती मशीन चलाए पड़े हुए, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा ओवर टाइम कराए हुए हो, लेबर को ओवर टाइम पे पैसा ज़्यादा देना पड़ जाता है, तो फिर भी ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। तो एक पॉइंट मिलता है ब्रेक इवन, जहाँ पर हमें पता चलता है प्रोडक्शन इतना सही रहेगा, इतना हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो लिखा है ना, यही मैंने बताया अभी, इसमें एक्सप्लेन करके आप पढ़ना। तो प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट क्या होते हैं, तो कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल और फर्म प्रोड्यूसिंग गुड सर्विस कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट। डायरेक्टली लेबर कितना लग गया, रॉ मटेरियल कितना लग गया, फैक्ट्री किराया इसमें कितना लग गया,
जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, मतलब प्राइवेट कॉस्ट हो गया। दिस कॉस्ट गिव द प्राइवेट बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम एंगेज इन एक्टिविटी। सम एग्जाम्पल आर रॉ मटेरियल है, पेमेंट ऑफ रेंट है, वेजेस, सैलरी देना, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन है। ये सारे तो जो भी फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो तो हो गया आपका प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन सोशल कॉस्ट की बात करें तो ये तो भाई सोसाइटी उठाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, इवन दो social cost occurs due to production of commodity, it is not borne by the producer. It consists external cost. Example, if a factory located in residential area causes air pollution, so due to pollution, as the health of the people living in that area affect, they have to spend money on medical facility. Even though this cost occur due to factory, it is passed to the society at large. भाई आपने तो फैक्ट्री लगा दिया, आपको लगा कि हमने 100 रुपये का या 500 रुपये की जीन्स बना दी, हमने लेबर दे दिया, सैलरी दे दी, हमने वेजेस दे दिया, हमने रॉ मटेरियल दे दिया, कपड़ा खरीद के धागा दे दिया, सब दे दिया, तो क्या उतना ही खर्चा है क्या 500 रुपये का? आपने पॉल्यूशन भी तो फैलाया सोसाइटी में। अगर आपका रेसिडेंशियल प्लेस फैक्ट्री है तो वहाँ पे लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी तो होंगे, उनका भी तो खर्चा आएगा अपनी हेल्थ सही कराने के लिए। तो इस सोसाइटी को बेयर करना पड़ रहा है। तो इस सोसाइटी को बेयर, तो इस चैप्टर समझाने का मतलब ये है कि सोसाइटी को बेयर ना करना पड़े, हमें ऐसा जगह फैक्ट्री लगाएं या कम से कम पॉल्यूशन हो कि सोशल कॉस्ट में हमारा घट। जिस तरह हम कोशिश करते हैं प्राइवेट कॉस्ट घटाने की, उसी तरह हमारी कोशिश होना चाहिए क्या, सोशल कॉस्ट घटाने की। ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर बहुत इजी है, फटाफट पढ़ लेना। हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, द ओरिजिनल मनी वैल्यू स्पेंड एट द टाइम ऑफ द परचेजिंग ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट. Most of the assets in the balance sheet are at the historical cost. One of the advantage of historical cost is record maintained on the bill. The amount which has to be spent at the time of replacing your existing asset. देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट ये होता है, जैसे आपने मशीन खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, चला रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर बाद में क्या, वो नई मशीन आई, महंगाई भी बढ़ गई, 5 साल बाद सारी चीज़ें हो गई, हमने उस मशीन घटा के नई मशीन लगाई, तो वो हो जाएगा उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि यार 1,00,000 के बदले में 1,50,000 खर्चा करना पड़ गया, तो 50,000 मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। ठीक है ना, समझने के लिए। फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब अलग अलग कॉस्ट है, बता रहे हैं हम लोग। ये तो भाई इस पर तो बहुत खतरनाक हम लोग ने स्टडी की हुई है फिक्स एंड वेरिएबल पे, 11th 12th में और फर्स्ट ईयर में करते ही आ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट जैसे एसेट्स हो गए हमारे लॉन्ग टर्म वाले, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये सभी तो खर्चे हैं हमारे, ये फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो बदलते रहते हैं, जो डे पर डिपेंड करता है, डे टू डे में डिपेंड करता है, मंथ टू मंथ में डिपेंड करता है, जैसे लेबर हो गया, सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये वेरिएबल है, जिसमें जितना प्रोडक्शन करोगे उतना प्रोडक्शन होगा। मशीन पे थोड़ी ना, मशीन में कोई ला के रख दिया, अब तुम प्रोडक्शन करो या ना करो। लेकिन वेरिएबल में लेबर से काम कराए तो पैसा देना पड़ेगा, और प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स कुछ बनी तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तभी ये वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो। फिक्स तो फिक्स हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ये तो खैर पूरा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। फिर टोटल कॉस्ट, एवरेज मार्जिन, अब ये सब बताने की ज़रूरत है क्या, ये सब पीछे सब कुछ पढ़ा हुआ है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है। ठीक है, तो ये दोबारा पढ़ लेना। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। जैसे खर्चा आ गया 20,000 रुपये का, 500 जीन्स, 100 जीन्स बनाई तुमने 20,000 रुपये की, तो 20,000 डिवाइड बाई 100, तो एक जीन्स कितने की पड़ जाएगी, 200 रुपये की पड़ गई। एवरेज कॉस्ट हो गया पर जीन्स, है ना। टोटल कॉस्टिंग 20,000 आई, 100 जीन्स तुमने बनाई, तो 20,000 डिवाइड बाई क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, तो हर जीन्स का एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स मशीनरी भी तुमने खरीदी है, सब कुछ खरीदा हुआ है, ये सब तो है ही है फिक्स कॉस्ट, प्लस कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी तो है। वेरिएबल कॉस्ट, लेबर को सैलरी, वेजेस दिया होगा, रॉ मटेरियल को पैसा लगा होगा, लाइटिंग बिल, डीजल मशीन में लगा होगा, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। तो दोनों को मिला दोगे तो जो हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ये खैर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हम लोगों ने। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब जो सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से कॉस्ट आए, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। देखो एक है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, सारे फॉर्मूले अलग लिख लेना। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट तो पता ही है कि टोटल कॉस्ट में से अगला वाला वो माइनस कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आता जाएगा। ठीक है ना, या ऐसे भी कर सकते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। 100 जीन्स प्रोड्यूस की तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आया, फिर 120 जीन्स प्रोड्यूस की तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आया, दोनों को डिफरेंस ले लो माइनस करके, अपॉन क्वांटिटी कितना, 20 क्वांटिटी चेंजेस आया ना, क्वांटिटी में 20 क्वांटिटी चेंजेस आया। पहले हमने जीन्स प्रोड्यूस किए थे 100, फिर हमने जीन्स प्रोड्यूस की 120, तो चेंज इन टोटल
कितना आया क्वांटिटी में, 20 का 20 क्वांटिटी चेंज है ना, 100 से 120, और टोटल कॉस्ट भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, 100 से 120 में गए होगा, थोड़ा बड़ा होगा ना टोटल कॉस्टिंग। तो वो जो चेंज इन टोटल कॉस्ट है वही होता है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट। खैर ये सब हमने पढ़ा है काफ़ी। इसके बाद देखो संक कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट वो होता है जो तुम्हारा जब हम लोग बिज़नेस में इंटर करते हैं, मार्केट में कंपनी खोलते हैं, तो कुछ खर्चे नहीं आते हैं कंपनी खोलने के। तो एडवर्टीजमेंट हो गया, लाइसेंसिंग हो गई, जो भी चीज़ें हैं कंपनी को, उससे बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है, ये प्रोडक्शन से इसका मतलब ही नहीं होता कि तुमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की अभी, तुमने पैसा सारा कहाँ लगा दिया, फिलहाल तो फैक्ट्री बिल्ड करने में लगा दिया, मशीनरी खरीदी होगी, लाइसेंसिंग होगा, ज़मीन लिया होगा, सारी चीज़ें की होंगी, इसे बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है ना, क्योंकि अभी इससे प्रोडक्शन तो कोई मतलब ही नहीं, प्रोडक्शन तो बाद में करोगे, अभी तो कंपनी खोल रहे हो तुम। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन द चेंज इन द टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिसी चेंज और चेंज इन द मैनेजर डिसीजन। तो इंक्रीमेंटल मतलब कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने पे जो भी कॉस्टिंग का खर्चा, हमने अच्छा मैनेजर रख लिया, हमने और अच्छे महंगे लेबर रख लिए, स्किल लेबर रख लिए, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा आ गया उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है कि जो ओन फैक्टर की वजह से होता है। सी इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ऑल ओन फैक्टर विच द एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज इन द बिजनेस। ठीक है ना, इट इंक्लूड सैलरी एंड वेजेस ऑफ द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर मतलब मैं भी, मेरा बिजनेस है, मैं भी तो बिजनेस को देख रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ ना, पर टाइम दे रहा हूँ ना। तो अगर मैं नहीं चाहता, मैं कहीं और जॉब करता तो मेरी कोई सैलरी होती, तो लेकिन मैं अपनी कंपनी में अपना टाइम दे रहा हूँ तो उसका भी अपनी सैलरी निकालनी पड़ेगी। भाई मैं अपना टाइम दे रहा हूँ अपनी कंपनी में, प्रॉफिट मिलना चाहिए अलग हो गई, लेकिन अपना मैं टाइम दे रहा हूँ, कुछ मैनेज कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं डेली, तो मेरी अपनी खुद की सैलरी मैं बांधूंगा। बिजनेस में ऐसा ही होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी सैलरी होती है। रिलायंस कंपनी है, मुकेश अंबानी इतनी बड़ी लाखों एम्प्लॉयज़ की सैलरी बांट रहा है, उसको खुद को भी सैलरी मिल रही है क्योंकि वो अपनी कंपनी खुद जाता है, टाइम देता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑन द अदर हैंड द डायरेक्ट कैश पेमेंट मेड बाय द फर्म परचेजिंग और हायरिंग ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो एक्सप्लिसिट जो भी हम लोग किसी और को सैलरी दे रहे हैं, किसी और को वेजेस दे रहे हैं, ठीक है ना, जो भी खर्चा कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इम्प्लिसिट कॉस्ट एक और हो जाएगा, जैसे कि मेरी अपनी खुद की दुकान है और खुद की दुकान में मैंने सामान बेचना स्टार्ट किया, तो अगर मैं ये दुकान मेरी खुद की ना होती तो मुझे बाहर कहीं रेंट में लेना पड़ता, तो मेरी खुद की है तो वो मैं अपनी कॉस्टिंग जोड़ूंगा, वो हो जाएगी इम्प्लिसिट। अगर मैं कहीं और शोरूम या दुकान लेके किराए पर या ख़रीद के मैं फिर सामान बेचूं तो वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये समझो दोनों का फ़र्क। अकाउंटिंग इकोनॉमी का तो पता ही, अकाउंटिंग में जो भी खर्चे आते हैं वो एक अकाउंटिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ लिया, बहुत ईजी चैप्टर था ये। इसके बाद है कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, कि कॉस्ट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ पहले भी काफ़ी, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो जिस हिसाब से जिसके कॉस्ट रहेंगे टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दोगे तुम, लेबर ज़्यादा वेजेस दे रहे हो, रॉ मटेरियल महंगा खरीद रहे हो, तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी तुमने अगर महंगा ले लिया, मशीनरी महंगी ले ली, फर्नीचर महंगे ले ली, तो भी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमने कई बार पढ़ी हुई है। तो आउटपुट, जब आउटपुट तो तुम्हारा जीरो, प्रोडक्शन तुमने स्टार्ट किया नहीं, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आ गया 50 समझो 50 लाख रुपए या 50,000 रुपये, जैसा बिजनेस है आपका, तुमने अभी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया ठीक है, तो भाई जब प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या हुआ, स्टार्टअप तो तुम्हें खर्चा करना ही पड़ेगा ना, है ना, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, ऑफिस बनवाना पड़ेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो, अभी तुमने लेबर से कोई काम नहीं कराया, कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, तो टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करो, टोटल कॉस्ट 50 रुपये हो गया या 50,000 हो गया, 50 लाख रुपए हो गया। क्यों हो गया सर, कुछ तो प्रोडक्शन किया नहीं। भाई प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या हुआ, बिजनेस को स्टार्ट करने में तो पैसा लग गया ना, स्टार्टिंग मशीनरी कुछ तो ले ही ली ना सब कुछ। फिर हमने प्रोडक्शन एक किया, एक समझो 1,000 जीन्स प्रोड्यूस की हमने, जीन्स पैंट हमने प्रोड्यूस की 1000, टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरा फिक्स ही था, मशीनरी फर्नीचर तो खरीद ही चुके थे पहले ही, वही तो इस्तेमाल करना है। हाँ हमने सैलरी वेजेज जो भी 20,000 रुपये, 20 जो भी है, जो भी आप कॉस्टिंग समझ 1,000 रुपये पकड़ लो, चलो 20,000 रुपये तुमने लेबर चार्ज और जो भी डीजल है, लाइट का बिल है, वो सब देके
तुमने दिया वेरिएबल कॉस्ट में, तो 50 तो फिक्स ही रहने वाला है, 20 रुपये ऐड हो गया, 70 रुपये हो गया। इस तरह 50 फिक्स रहेगा, टोटल वेरिएबल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि तुम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे तुम्हें रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तुम्हें उतना ज़्यादा वेजेस देना पड़ेगा। तुम्हारा डीजल मशीन में जो भी है, मशीन जैसे भी चल रही है इलेक्ट्रिक पावर से, वो सब तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। ठीक है, ये सारी ऑल कॉस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कर्व आ जाता है, टोटल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, देखो 50 रुपये फिक्स था। ठीक है, अब देखो वेरिएबल, जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ाते जाओगे टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ाते जाओगे, क्यों वेरिएबल बढ़ा रहे हैं? हम डेफिनेटली क्या कर रहे होंगे? हम डेफिनेटली अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे होंगे, तभी तो वेरिएबल कॉस्ट लगा है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? तुमने लेबर से काम कराया, तुमने लेबर को वेजेस दिया, तुमने रॉ मटेरियल वालों को वेजेस दिया। अब रॉ मटेरियल कहाँ गया? तुमने प्रोडक्शन बढ़ाया, गुड्स को प्रोड्यूस किया। समझे? तो ये है तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिक्स का पूरी लाइन। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अब ये देखो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन में हम जानते हैं किस जो कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? कॉस्ट डिपेंड करेगा डेफिनेटली कितनी क्वांटिटी में तुम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। कम क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट महंगा पड़ जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो किसी भी चीज़ को, बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से कपड़ा लोगे, कपड़ा सस्ता मिल जाएगा, है ना। और लेबर को तुम फुल टाइम काम दोगे, लेबर भी थोड़ा सस्ते में तुम्हारा डील हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। फिर किस पर डिपेंड करेगा? टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा कॉस्ट। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है तुम्हारी, जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी, कितनी चीज़ें सस्ती मिल जाती है। देखो ईयरफोन 20-20 रुपये 25-25 रुपये में हैंड फ्री मिल जाते हैं। 25 रुपीज़ में हैंड फ्री के बना पाएगा इंडिया में? सोचो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देख प्राइस फैक्टर भी है, रॉ मटेरियल जो भी ले रहे हो तुम लोग पीछे से, सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है तो कॉस्टिंग में थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों पे जिम्मेदार हैं ये तीनों चीज़, 3-4 चीज़ें जो भी हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं गुड्स की कॉस्टिंग निकालने में। इतना तो खैर बेसिक हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है पूरा। ठीक है, ये देखो टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला। वेरिएबल अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो कोई गुड्स तो फिलहाल जीरो रहेगा, लेकिन बाद में गुड्स प्रोड्यूस करोगे बढ़ता जाएगा। फिर आगे देखो टेबल बढ़ गई, टोटल कॉस्ट तक तो कर ही लिया था। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो अभी जीरो है, तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं आएगा एवरेज में। अब यहाँ पे देख लो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, 50 डिवाइड बाई 150, फिर 50 डिवाइड बाई 225, 50 डिवाइड बाई 3। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो मशीनरी जो हमने खरीदी ना, वो हमारी उसकी कॉस्टिंग हमारी निकलती जाएगी अच्छी, कि हाँ ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ऐसी सड़ रही है, कुछ काम ही नहीं कर रहा अब इसमें, तो तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता रहेगा। ठीक है ना। लेकिन अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन को, तो क्या होगा? तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? ये मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? और टोटल एवरेज कॉस्ट का नहीं है इसमें दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ये है कि टोटल कॉस्ट मतलब इन दोनों का प्लस, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एक दूसरे को माइनस करते जाओ। टोटल कॉस्ट है देखो 50, बाद में 70 हुआ, 70 माइनस 50 20 हो गया, 85 माइनस 70 15 हो गया, 95 माइनस 85 10 हो गया। ऐसे माइनस करते हो तो मार्जिनल कॉस्ट आता जाएगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये सब के ग्राफ है। एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे 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 ये देखो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाओगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा कम होता जाएगा। और हम हाँ अच्छा है ना मेरे लिए, पता चलो मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, तुम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, 2 घंटे मशीन चल रही है, 22 घंटे मशीन फ्री है, तो फिक्स कॉस्ट में महंगा पड़ेगा। अब यहाँ कम होता जा रहा है क्योंकि हम क्या करें, प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा धीरे धीरे, मार्जिनल कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, बाकी तो बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब डायग्राम पढ़ लेना, इतना कुछ आता नहीं ना, जो स्टार्टिंग में टेबल बताई थी वो ज़्यादा आता है। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए मैंने बताया था, लॉन्ग रन के लिए तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। लॉन्ग रन की बात करेंगे तो, अभी तक शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, अगर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। लॉन्ग रन से मतलब 20 साल 25 साल, तो 20-25 साल में नई मशीन नहीं खरीदोगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, कोई जगह बड़ी और नहीं खरीदोगे, मशीन को फैक्ट्री को बढ़ाना है, तो फिक्स कॉस्ट भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, मतलब बढ़ता हुआ जाएगा फिक्स कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट तो कम होगा ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट वहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट की स्ट्रेट लाइन थी, अब फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा लॉन्ग रन के लिए देखेंगे तो। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी, 2 चैप्टर मैंने करा दिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।